सब गाइस, माय नेम इज अनुष्मा शर्मा एंड वेलकम टू न्यू कक्षा। अभी तक हमने यार हैश सेट देख लिया, हैश मैप्स देख लिया, अभी तक हमने काफी सारी हैशिंग देख लिया है और हमें पता है सेट्स का कंसेप्ट क्या है कि यूनिकनेस अलाउ करते हैं वो। ठीक है, एक आपने अगर सेट बनाया तो उसके अंदर आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट डाल सकते हो, रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं हो सकते उसके अंदर। सेम टू सेम मैप के साथ केस है, लेकिन वो यूनिकनेस आती कहाँ से है? तो हमने देखा था यूनिकनेस वो एक हैश कोड से आती है। एक हैश कोड कोई फंक्शन होता है जहां से वो यूनिकनेस आ रही है। वो हैश कोड फंक्शन आपको क्या अलाउ करता है कि एक कोई भी आप उसके अंदर एलिमेंट डालते हो उसका एक हैश कोड निकलता है और वो हैश कोड पता है हमें कि उस एलिमेंट के लिए हमेशा यही निकलने वाला है और दो एलिमेंट्स का कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने लेकिन ये भी देखा था कि सेम हो सकता है, कोलिजन होता है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हमें पता है ये हैश कोड वाला फंक्शन जो है वो कुछ तो कर रहा है। जब जावा हम पढ़ते हैं तो रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसके अंदर रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे यूनिक आप डिफाइन करोगे, वहां पर आपके काम आता है हैश कोड एंड इक्वल्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो आपके पास काफी सारी कैट्स हैं। ठीक है, एक कैट नाम की क्लास बनाई है और मल्टीपल कैट के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये वाली कैट इस वाली कैट से अलग है? वहां पर आपका हैश कोड आपको डिफाइन करना होता है उस क्लास के अंदर। हमें पता है यार कि ऑब्जेक्ट क्लास होती है एक जावा के अंदर। ऑब्जेक्ट क्लास सबसे टॉप पर होती है, सबकी पेरेंट होती है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उसके बाद कोई भी क्लास आप बनाते हो वो सभी की सभी उस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं। सारी क्लासेस उस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती हैं। तो उस ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो बाकी सारी क्लासेस जो भी बनती हैं, बाकी सारे ऑब्जेक्ट जो भी बनते हैं वो सारे इनहेरिट करते हैं। और उन्हीं में से कुछ मेथड्स होते हैं हैश कोड एंड इक्वल्स, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों के दोनों कुछ कॉन्ट्रैक्ट अपने अंदर लेके चलते हैं साथ में। तो आज जानते हैं कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि हैश कोड एंड इक्वल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बताओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है एट टाइम्स, लेकिन वो बहुत ही इजी करके आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हैश कोड एंड इक्वल मेथड्स हैव बीन डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट क्लास विच इज द पेरेंट क्लास फॉर जावा ऑब्जेक्ट्स। फॉर दिस रीजन ऑल जावा ऑब्जेक्ट्स इनहेरिट अ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ देयर मेथड्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन सबको मिलती है, लेकिन हम चाहें तो उनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो आपका ये होता है हैश कोड और ये होता है इक्वल्स। अब हम देखते हैं कैसे इनको हम इनहेरिट कर सकते हैं और कैसे अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इनके बिहेवियर को। ओके, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो आप शॉप पे जाते हो कुछ पेन्स खरीदने के लिए, और पेन के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? पेन के दो एट्रीब्यूट लेके चलते हैं हम, एक कलर, क्या कलर का पेन है, और दूसरा उसका प्राइस। तो ये चीज़ डिफाइन करते हैं। मैं आया अपने क्लिप्स के अंदर, मैप्स वाले इंटरफेस के अंदर मैंने ये हैश कोड एंड इक्वल्स नाम से एक बना रखा है। यहाँ पर एक नई क्लास हम डिफाइन कर देते हैं जिसका नाम होगा पेन। ठीक है, और इसके पास होगा एक प्राइस और एक होगा कलर। ठीक है, और एक चीज़ देखते हैं कि जब मैं इस पेन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेन 1 इक्वल्स टू न्यू पेन, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर भी डाल देते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर हो गया इसका। और जब हम पेन क्रिएट करेंगे तो हमें पास करना होगा उसका प्राइस। सपोज करो ये 10 रुपये का ब्लू पेन है, और एक हम बनाते हैं पेन 2। तो पेन 1 और पेन 2 दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए हमने, और दोनों ही 10 रुपये के हैं और दोनों ही ब्लू कलर के हैं। लेकिन इस आउट पेन 1 इक्वल्स टू पेन 2, जरा देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है हमें। तो ये नॉर्मल हमारा इक्वल वाला ऑपरेटर है, हमें पता है ये। जरा देखते हैं ये क्या करता है। इसे रन किया मैंने, इसने फॉल्स रिटर्न किया हमें। ठीक है, इसने फॉल्स रिटर्न किया। एक और चीज़ होती है इक्वल्स मेथड होता है, जरा वो देखते हैं वो क्या रिटर्न करता है। और ये इक्वल्स मेथड कहाँ से आ रही है? इक्वल मेथड ऑब्जेक्ट से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पेन जो है, ये पेन के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट जावा के अंदर बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो ये इक्वल्स मेथड आप देख रहे हो पेन क्लास के अंदर तो कहीं भी नहीं है, लेकिन वो आया कहाँ से? उसके पेरेंट से, जो कि है ऑब्जेक्ट क्लास। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न करता है। तो पेन 1 इक्वल्स पेन 2 अभी भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये फॉल्स रिटर्न क्यों कर रहा है? जरा पेन 1 और पेन 2 को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या उनके अंदर वैल्यू है जिसको ये। तो देखो पेन 1 कुछ ऐसा आ रहा है, मैप्स डॉट पेन एट 76cc_d017, और ये भी कुछ अलग सा आ रहा है। तो यहाँ पर ये दो अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। मेमोरी है बहुत बड़ी, उसके अंदर आपने एक पेन 1 बना दिया, पेन 2 बना दिया, और यहाँ पर जब आप उनको इक्वल करने का ट्राई करते हो तो वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी में अलग अलग जगहों पर है। और डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या करती है कि अगर सेम रेफरेंस को पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। कूल। तो अब हम इसको बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम चाहते हैं कि दो पेन अलग अलग कब हैं? दो पेन अलग अलग तब हैं जब वो अलग अलग कलर के हैं, या फिर अगर सेम कलर के भी हैं तो अगर अलग अलग प्राइस के हैं। तो ये चीज़ हम कहाँ डिफाइन करेंगे? तो ये चीज़ हम यहाँ डिफाइन करेंगे
तो ये इक्वल्स मेथड को हम ओवरराइड करने वाले हैं और यहाँ हम डिफाइन करेंगे कि दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारे से अलग कैसे है, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखा था कि हम लिखते हैं pen1 डॉट इक्वल्स pen2, ठीक है। pen1 डॉट इक्वल्स pen2, तो इसका मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए और ये ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, पेन नहीं डाल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। पेन का रेफरेंस नहीं डाल रहे हैं, इसको हम ओवरराइड करते हैं। और ओवरराइड करने के लिए मैं करूँगा पेन दैट इक्वल्स टू पेन ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कास्ट कर लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कास्ट कर लिया पेन के अंदर, और ये इक्वल तब होंगे तो बूलियन बना लेते हैं, बूलियन इज इक्वल, ये इक्वल तब होंगे जब दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू दैट डॉट प्राइस, और साथ ही साथ दिस डॉट कलर इक्वल्स टू, वैसे इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे इक्वल्स मेथड होता है। और ये इक्वल्स मेथड भी कहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, स्ट्रिंग क्लास ने भी एक ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस ले रखा है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो यहाँ पर इक्वल्स मेथड आ रहा है इसके पास भी। और दिस डॉट कलर डॉट इक्वल्स दैट डॉट कलर, ठीक है। तो इस इक्वल्स के अंदर हमने ये स्ट्रिंग वाला इक्वल्स लगा दिया, ओके कोई बात नहीं। रिटर्न इज इक्वल, ओके तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इज इक्वल मैंने एक बूलियन वेरिएबल बनाया, हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू दैट डॉट प्राइस, और साथ साथ दैट डॉट कलर इज इक्वल टू दिस डॉट कलर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब हमारे ये दोनों के दोनों पेन जो हैं वो इक्वल हैं। और अब जरा रन करके देखते हैं इस चीज़ को, तो अब ये देख रहे हो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अब वो टैन और ब्लू अगर दो पेन हैं, भले अलग अलग मेमोरी के अंदर हैं, लेकिन वो दोनों के दोनों सेम हैं, क्यों, क्योंकि हमने उनका इक्वल्स मेथड डिफाइन कर दिया है, ठीक है। इनका हमने इक्वल्स मेथड डिफाइन कर दिया है, और हमारे इक्वल मेथड के हिसाब से क्या है कि वो इक्वल तब होंगे जब उनका प्राइस और कलर सेम होगा। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर हम यहाँ पे pen1 डॉट इक्वल्स टू pen2 ये वाली इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं तो अभी भी हम बचे नहीं हैं। देखते हैं कैसे। तो सपोज करो कि मैं ये प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक सेट बनाना पेन्स का जिसमें बहुत सारे पेन होंगे, ठीक है। पेन्स इक्वल्स टू न्यू, एक हैश सेट बनाना चाहता हूँ मैं, और हमें पता है हैश सेट की क्या एडवांटेज होती है कि ये हमेशा यूनिक वैल्यू अलाउ करता है, और अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी डली हुई वैल्यू को दोबारा से डालने का ट्राई करते हो तो ये डालने नहीं देता है। पेन्स के अंदर हम ऐड करते हैं पहले pen1, पेन्स डॉट ऐड pen2, ये दो पेन मैंने डाल दिया इसके अंदर। और अब जरा प्रिंट करते हैं कि देखते हैं इस सेट के अंदर क्या क्या चला गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे दो पेन चले गए इसके अंदर, जबकि हमने इनका इक्वल्स डिफाइन किया हुआ है, मतलब कि ये दोनों पेन इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ये इनको इक्वल नहीं मान रहा, ये इनको अलग अलग ही ट्रीट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर काम आता है आपका हैश कोड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था एक इक्वल्स और हैश कोड ये साथ साथ ही चलते हैं, मतलब अगर आपने इक्वल्स किसी का डिफाइन किया हुआ है किसी क्लास का, तो जावा डॉक के अंदर कहा गया है कि आपको साथ साथ हैश कोड भी उसका ओवरराइड करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो चीज़ें आप इक्वल्स डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हो सेम टू सेम वही चीज़ें आपको हैश कोड डिफाइन करने के लिए भी यूज़ करनी है। इसका मतलब हमने यहाँ पे प्राइस और कलर यूज़ किया है इक्वल्स डिफाइन करने के लिए, इसका मतलब हमें हैश कोड डिफाइन करने के लिए भी ये दोनों की दोनों चीज़ें यूज़ करनी होंगी। तो जरा हैश कोड वाले को भी हम ओवरराइड करते हैं, तो @ ओवरराइड। तो ये ओवरराइड एनोटेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइपो ना आ जाए, ठीक है, ये इक्वल्स वाला, वरना अगर यहाँ से मैं ओवरराइड हटा दूंगा और इक्वल्स के अंदर मैं कुछ और कर देता हूँ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पे अगर @ ओवरराइड एनोटेशन ला देता हूँ तो ये मेरा टाइप चेक कर लेता है कि यहाँ पे कोई टाइपो तो नहीं है। तो ओवरराइड इक्वल्स पब्लिक इंट हैश कोड। तो ये वाले मेथड का काम क्या है? ये वाले मेथड का काम है कि इस ऑब्जेक्ट को लो जो करंट ये ऑब्जेक्ट है और इसका एक यूनिक हैश कोड रिटर्न करने का ट्राई करो। तो हैश कोड इसका डिफाइन कर देते हैं, तो रिटर्न प्राइस प्लस लेट्स से कलर डॉट हैश कोड, ठीक है। तो ये मैंने एक इंट रिटर्न कर दिया और ये कलर के पास ऑलरेडी हैश कोड कहाँ से आया, तो कलर एक स्ट्रिंग है और जैसे इक्वल्स मेथड था कलर के पास, वैसे ही कलर के पास एक हैश कोड मेथड भी है। मतलब इस स्ट्रिंग क्लास ने एक हैश कोड मेथड ऑलरेडी अपना इंप्लीमेंट किया हुआ है और यहाँ पे आप उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देख सकते हो। रिटर्न अ हैश कोड फॉर दिस स्ट्रिंग, द हैश कोड फॉर द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज कंप्यूटेड एज दिस। तो पहला वाला कैरेक्टर मल्टीप्लाई बाय 31 की पावर n-1, n है यहाँ पे है लेंथ,
फिर उसके बाद दूसरा वाला कैरेक्टर की मल्टीप्लाई बाय 31 की पावर n-2। तो ये हम ये पिछली क्लास में देख चुके हैं किस तरीके से स्ट्रिंग का हैश कोड डिफाइन होता है। बट यहाँ देखते हैं अब हमें पता है कि अब हम सेट के अंदर हमने हैश कोड डिफाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पर सेट के अंदर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं डलेंगे। लेकिन फिर रन करके देखते हैं तो हाँ, सेट के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि हमने इसके अंदर दो पेन डाले हैं। लेकिन क्योंकि हमने उनका इक्वल्स और हैश कोड डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेन जा रहा है। होता क्या है एक्चुअली, हमने पहले ही देखा था हैश टेबल की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। एक बार जरा दोबारा चलाता हूँ मैं। ये आपकी इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप, ये हमने ऑलरेडी देखी थी। तो ये हैश टेबल की इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है यार, कि जैसे आप इसके अंदर कोई एलिमेंट डालने का ट्राई करते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट डालने का ट्राई करते हो इसके अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट का पहले हैश कोड बनता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का जब हैश कोड बनता है, फिर ये हम उस टेबल के अंदर जाते हैं उस हैश कोड के हिसाब से, और उस ऑब्जेक्ट के लिए एक इंडेक्स ढूंढने का ट्राई करते हैं, और हमें वो इंडेक्स मिल भी जाता है। अब हम उस इंडेक्स पे आ गए। अब हम उस इंडेक्स पे जाने के बाद उस ये जो लिंक लिस्ट बना रखी है, इसके अंदर जाके चेक करेंगे इक्वल्स मेथड के साथ। तो अगर हमारा जो हैश कोड आया है वो इस पहले वाले के इक्वल्स के बराबर है, तो मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर इक्वल्स मेथड से दोनों के हैश कोड अगर अलग अलग आ रहे हैं, तो हम अगले वाले पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है हैश कोड और इक्वल साथ साथ क्यों चल रहे हैं। हैश कोड से आप पता लगाते हो किस लोकेशन पे वो आएगा, और इक्वल से आप दूसरे वाले के साथ कंपेयर करते हो उस लोकेशन के अंदर। ओके, इसीलिए हमेशा कहते हैं कि हैश कोड और इक्वल्स हमेशा साथ साथ बनाना चाहिए। आपने जब वो सेट बनाते टाइम इक्वल्स डिफाइन किया था, हैश कोड डिफाइन नहीं किया था, तो हर चीज़ का हैश कोड डिफरेंट बना दे रहा था, क्योंकि वो डिफरेंट मेमोरी के अंदर है, तो उनका दोनों का अलग अलग हैश कोड बना दे रहा था। लेकिन हमें पता है कि दो पेन अगर सेम हैं तो उनका हैश कोड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कह दिया था कि अगर कलर सेम है और साथ ही साथ इनका प्राइस भी सेम है, तो ये दोनों का हैश कोड भी सेम होगा। हमने वो चीज़ डिफाइन कर दी, इसी वजह से उसने वो इस लोकेशन पर आया, उसने देखा कि ऑलरेडी यहाँ पर इस हैश कोड का एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपका हो गया हैश कोड और इक्वल्स की इंप्लीमेंटेशन। अब कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनका। ठीक है, हैश कोड एंड इक्वल्स का कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल दे मस्ट हैव सेम हैश कोड। अगर दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो उनका हैश कोड सेम होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहता है इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव सेम हैश कोड दे मे और मे नॉट बी इक्वल। समझ में आया? तो इसको इस तरीके से समझो, हैश कोड को इस तरीके से समझना है कि हैश कोड एक तरीके से काफ़ी सारी बकेट्स बना देता है। ठीक है, अगर ये हैश कोड आया तो ये बकेट है, ये हैश कोड आया तो ये बकेट है, ये हैश कोड आया तो ये बकेट है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो इस पिक्चर के अंदर काफ़ी सारी बकेट्स हैं, ये 1 बकेट, 2 बकेट, 3 बकेट, 4। तो यहाँ पर 4 बकेट्स हैं, और इस वाली बकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनका हैश कोड सेम आ रहा है, इस वाली बकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका हैश कोड सेम आ रहा है। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स का हैश कोड सेम आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हों, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोलिजन अकर हो जाए। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट किसी और क्लास का है, और या फिर हो सकता है सेम क्लास कोई ऑब्जेक्ट हो, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों का हैश कोड सेम हो, तो वो सेम बकेट के अंदर लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन 1 हमेशा ट्रू होगी, कंडीशन 2 मे और मे नॉट बी इक्वल। समझ में आ गया? ये है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखना है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल हैं तो उनका हैश कोड कभी भी आप निकालोगे वो सेम आएगा, और अगर दो ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, ये ट्रू है, उल्टा ट्रू नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं हैश कोड और इक्वल्स की? तो ऑलवेज यूज द सेम एट्रीब्यूट फॉर ऑब्जेक्ट टू जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स बोथ। तो हमेशा आपको हैश कोड और इक्वल्स डिफाइन करते टाइम अगर आप हैश कोड के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ले रहे हो तो सेम टू सेम वही एट्रीब्यूट्स आपको इक्वल्स के लिए भी लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्राइस और कलर लिया है, तो आपको भी सेम प्राइस और कलर हैश कोड और इक्वल्स दोनों के लिए लेना है। एक और चीज़ यार, ये हमने जो डिफाइन किया है ये तो छोटा सा एक हैश कोड और इक्वल्स है। एक्चुअल में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और उनके हैश कोड डिफाइन करते हो तो उसके अंदर काफ़ी सारी एज केसेस आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इक्वल्स वाला है, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन में आ जाएगा अगर मैं इसके अंदर नल पास कर दूँ या फिर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं किसी भी, मैं कैट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक इक्लिप्स हमें इम्प्लीमेंटेशन देता है, और ज़रा देखते हैं कैसे। तो सोर्स में गया मैं, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, और राइट क्लिक किया मैंने और गया मैं सोर्स के अंदर, जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स। ठीक है, और आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किस किस फील्ड के बेसिस पे आप हैश कोड और इक्वल्स डिफाइन करना चाहते हो। तो मैं कलर और प्राइस दोनों के बेसिस पे करना चाहता हूँ। लेट्स जनरेट, और जब मैंने जनरेट किया तो देख रहे हो अपने आप ही इसने मेरा कोड जनरेट कर दिया। तो ये हैश कोड वाला कोड इसने कुछ अलग तरीके से जनरेट किया है। ये हमेशा क्या करते हैं, एक प्राइम नंबर लेते हैं और 31 यहाँ पे लिया हुआ है, उसके बाद रिजल्ट एक बनाते हैं जो ये रिटर्न करने वाले हैं, और रिजल्ट के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स को एक एक करके लेते रहते हैं ये। तो आप देख रहे हो अगर यहाँ पे कलर नल है
तो 0 अगर कलर नल नहीं है तो कलर का हैश कोड लिया और रिजल्ट के अंदर ऐड कर दिया। और सिमिलरली इंटीजर लिया, इंटीजर को भी रिजल्ट के अंदर ऐड कर दिया। इसकी इंप्लीमेंटेशन आप देख सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिमिलर चीज़ ये स्ट्रिंग के अंदर भी करते हैं, स्ट्रिंग के हैश कोड को कैलकुलेट करने में। और इक्वल्स की इंप्लीमेंटेशन इतनी हमेशा सेम रहती है। वो क्या है कि पहले ये चेक कर लेता है कि क्या दोनों दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये एक मेमोरी लोकेशन पे ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा आपने रेफरेंस बना के सेम को पॉइंट करा दिया। अगर ऐसा है तो ऑलरेडी ट्रू दोगे। अगर जो आप इसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो वो नल है तो फॉल्स दोगे ऑब्वियसली। अगर पहले वाले की क्लास, मतलब जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, उसकी क्लास इस ऑब्जेक्ट वाली क्लास के इक्वल नहीं है तो भी आप फॉल्स रिटर्न करोगे। ये गेट क्लास वाला फंक्शन क्लास से आता है। उसके बाद आप रियल चीज़ चेक करते हो। तो आपने क्या किया, ये पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने इसको कास्ट कर लिया, जैसे हमने भी कास्ट किया था। उसके बाद आपने इसका कलर चेक किया, पहले कलर के बेसिस पे इक्वल अगर है तो, कलर के बेसिस पे अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर कलर के बेसिस पे इक्वल है तो आप उसके प्राइस के बेसिस पे चेक करोगे। अगर प्राइस दोनों का अलग अलग है तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं, फॉल्स नहीं होती हैं, तो आप फाइनली ट्रू रिटर्न कर दोगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये क्या कर रहा है। तो ये काफ़ी सारे एज केसेस हैं जिनको हैंडल कर रहा है, जिनको हमने हैंडल नहीं किया था। हमने बस क्या चेक किया था कि अगर इनका कलर सेम है और इनकी प्राइस सेम है तो ट्रू रिटर्न करो। लेकिन और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेक करनी चाहिए। तो वो सारे आपके इनके एज केसेस हैं जो इन्होंने सॉल्व किए हुए हैं। कूल। तो अब हमें समझ में आ चुका है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अपने हिसाब से कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसका किस तरीके से हमें हैश कोड और इक्वल्स डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट सेट या मैप के अंदर अगर हम उन्हें डालें तो वो वाली प्रॉपर्टी डिफाइन करें जो हम उनसे चाहते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर उनका मिले, कि अगर सेम पेन है तो सेम पेन 2 बार ना डाले। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और इसी के साथ यार नेक्स्ट वीडियो में मैप के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे होंगे। मैप के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और वो क्वेश्चन हम आज ही कर लेते लेकिन हमें हैश कोड और इक्वल्स पता नहीं था तो हम वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलते हैं। हैव अ गुड डे।